नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपके हिंदी के क्वेश्चन जो हम रोज़ हमारी इस क्लास में होते हैं। और दोस्तों मुझे आपसे कुछ कहना है क्योंकि शायद 27 और 28 तारीख से 2-3 दिन मेरी क्लास नहीं हो पाएगी, है ना। 27 का मैं कंफर्म नहीं हूँ कि हो जाएगी, 26-27 में शायद हो जाएगी, लेकिन 28 से 2-3 दिन मेरी क्लास नहीं हो पाएगी। एक क्लास आपको मिलेगी रोज़ डेली, 2 क्लास मैं नहीं कर पाऊँगा। क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ 2-3 दिन के लिए बंद होगी, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 28, 29, 30 बस ऐसी बंद हो सकती है और उसके बाद फिर से शुरू हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी की क्षय ध्वनि है। हिंदी, ये क्वेश्चन में ही ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था क्षय ध्वनि है। मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ्य। बताइए क्षय ध्वनि कैसी ध्वनि है? मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत्य है या ओष्ठ्य है? बताइए क्या होगा? क्षय ध्वनि आपकी कौन सी होगी? क्षय ध्वनि होगी तालव्य। मूर्धन्य कौन सी होती है? मूर्धन्य होती है आपकी कौन सी? क, त, में। टे, ठे, डे, ढे, ये मूर्धन्य वाली होती है। टे, ठे, डे और ढे, अणे, ठीक है, ये वाली होती है। अगर बात करते हैं हम, ये होती है आपकी तालव्य वाली होती है। चे, छे, जे, झे, आइए, ठीक है, चे, छे, जे, झे, आइए। और दंत्य होती है आपकी ते, थे, दे, धे, ते, थे, दे, धे वाली। और अगर बात करते हैं ओष्ठ्य की, तो ओष्ठ्य होती है पे, फे, बे, भे और मैं वाली, ये सब होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा, तालव्य इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? आपका मैं, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? क्या मैं, बे, उ और आ, इनमें से कौन सा ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ्य वर्ण इनमें से कौन सा नहीं है? व्यंजन हमारा शुरू हो चुका है और आज या कल हमारा जो टॉपिक होगा वो यहाँ से ही शुरू होगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? मैंने आपको बताया था ओष्ठ्य में आते हैं आपके पे, फे, बे, भे और मैं। क्या? पे, फे, बे, भे और मैं। अगर बात करता हूँ तो बे भी ओष्ठ्य हुआ, उ भी क्या हुआ? उ भी ओष्ठ्य ही होगा। क्या? उ भी ओष्ठ्य में ही आता है, उ, क्योंकि मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे और स्वर में मैंने बताया था कि उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य होता है, लेकिन आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करिएगा, कमेंट करनी है आप लोगों को, अच्छे से कमेंट करिए। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? बताइए अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अभी मैंने इनको नहीं पढ़ाया है, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में इनका आना आवश्यक था, इसलिए मैंने इनको रख लिया है। और मैंने हिंदी पहले भी कंप्लीट करा दी है, तो आप लोग वहाँ से भी क्लास ली होगी आप लोगों ने। तो अब देखिए, और अगर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आने वाले टाइम में 2-3 दिन में हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। 2 या 3 दिन में ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा पहले से ही कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो अल्पप्राण ध्वनि कौन सी होती है? मैं आपको बता देता हूं अल्पप्राण ध्वनि कौन सी होती है। वे व्यंजन, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु कम निकलती है, उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण। और अधिक किसी व्यंजन का, किसी वर्ण का उच्चारण करते समय, वर्ण कह रहा हूं मैं, व्यंजन ही नहीं कह रहा हूं, तो किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है, तो इसका मतलब यह है कि वो महाप्राण है। तो देखिए मैं उच्चारण करता हूं सॉरी, जैसे मैं उच्चारण कर रहा हूं वैसे आप लोगों को उच्चारण करना होगा। कैसे? का। अब तो सारी ज़्यादा निकल रही है अब तो ऐसा उच्चारण हो रहा है कि हर किसी में वायु ज़्यादा ही निकल रही है ठीक है, चलिए देखते हैं। का अगर उच्चारण करते हैं हम का, ख, ग, घ। वैसे अगर मैं बताता हूँ का, क्या पूछा? अल्पप्राण। का, ख, पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होते हैं। किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि रटो मत, समझो। रटना नहीं है, समझना है, आसान हो जाएगा। पेपर में जाके रटा हुआ भूल जाते हैं। देखते हैं का, कम, ख, खा में ज्यादा, ख, ख,
कैसे, कहीं पे लग सी के, मतलब महसूस होता है कहीं पे लग के निकला है, कहीं से वायु टच होकर निकली है, घर्षण के साथ निकली, लेकिन का ऐसे बोला जाता है। तो का अल्पप्राण होता है, ख महाप्राण होता है, गलत हो गया। चा छ जा झ अया त था, इसमें था आपका क्या हो गया, महाप्राण हो गया। टा ठा इसमें महाप्राण हो गया। और वैसे भी पहला, तीसरा और पांचवा मैंने बता दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करके आंसर दीजिए। कमेंट करने का आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग कमेंट करिए और कमेंट करके ऑप्शन आंसर दीजिए। आपको टाइमिंग से क्लास मिल रही है और टाइमिंग से आप लोग टाइम पे क्लास देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में कभी भी देख ली। आके टाइम से क्लास देखिए तो अच्छे से समझ में आएगी, अच्छे से मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो टाइम से क्लास देखिए, टाइम से क्लास देखना बहुत आवश्यक है, ठीक है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, बताइए, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, क्या नहीं होता, इसमें से वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ण अर्थात इसका अर्थ बताना है कि इसका कौन सा अर्थ नहीं होता। वर्ण का एक अर्थ रंग भी होता है, एक जाति भी वर्ण में होती है, अक्षर भी वर्ण में आते हैं। तो क्या हुआ, इसमें पूछा है नहीं होता। नहीं होता का मतलब क्या होता है कि वह नहीं होता, इसका कौन सा अर्थ नहीं होता, वर्ण का कौन सा अर्थ नहीं होता। रंग भी वर्ण का एक अर्थ है, जाति भी है, अक्षर भी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वर्ण आकाश का अर्थ नहीं होता, वर्ण का आकाश से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। घोष और सघोष क्या होते हैं, घोष और सघोष। ठीक है, घोष और सघोष। देखिए इनमें से कौन सा वर्ण घोष नहीं है। घोष वर्ण कौन से होते हैं, घोष या सघोष इन्हें बोल सकते हैं। किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। ये रे ले वे, अर्थात ये रे ले और वे इनंतस्थ व्यंजन कहते हैं, सघोष होते हैं। और है भी सघोष होता है। तो देखिए कि कौन सा वर्ण सघोष नहीं है, ये रे ले वे, रे सघोष होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये रे ले वे। शे अघोष होता है, क्या होता है, शे तो अघोष होता है। और डे तीसरा, चौथा, पांचवा अघोष होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, तय किसी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा अघोष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तय क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं है पूछा है ना, घोष नहीं है, तो इसमें दो राइट आंसर होने चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो से है, से क्या होता है, से अघोष है, क्या है, अघोष है। लेकिन तय भी अघोष है, किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होते हैं, पहला और दूसरा अघोष होते हैं। और तय किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला है, जबकि सघोष होते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा। क्या होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, क्या होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, दो ऑप्शन हो जाएंगे इसमें, क्या तय और शय दोनों अघोष होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। बताइए, मैंने अनुस्वार आपको समझाया है कि अनुस्वार किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। कमेंट करिए, कमेंट करना आप लोगों के लिए आवश्यक है, आप लोगों को कमेंट करना ही होगा। चलिए कमेंट करिए अच्छे से, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। आज तो बहुत पीछे चल रहे हैं हम, वैसे भी क्वेश्चन में 9 मिनट हो गए, यहाँ पे 6 मिनट हुई है। ठीक है, क्वेश्चन 6 हुए हैं। स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को क्या कहा जाता है, आपका अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। 1 मिनट के लिए होल्ड।
सॉरी कुछ काम हो रहा था ये, इसलिए तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? बोलिए। ऑप्शन कमेंट में लिखिए, अपने आंसर को कमेंट में टाइप करके भेजिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, बी या सी कौन सा होगा? कृष्ण इसमें री है, कृष्ण में री है, कृपा में री है, दृष्टि में री है, लेकिन रिवाज में री नहीं है, इसमें री की कोई मात्रा नहीं है। तो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी चलना होगा क्योंकि टाइम जो है वो कम है हमारे पास, और आप लोग हमें लाइव लेके नहीं आ रहे हो, तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बे वर्ण का विशिष्ट है। बताइए, बे मतलब बे इनमें से कौन से ऑप्शन में आ जाएगा? आप देख सकते हो, महाप्राण होगा, अल्पप्राण होगा, निर्नुनासिक होगा, द्विष्टय होगा, कौन सा होगा? बताइए इनमें से कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? ओष्ठ्य, बिल्कुल सही, बे ओष्ठ्य होता है। अल्पप्राण होता है, बिल्कुल सही, पे फे, बे अल्पप्राण होता है। और निर्नुनासिक होता है, निर्नुनासिक होता है। तो इनमें से कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करिए, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, कमेंट करिए और बताइए, क्योंकि कमेंट करने का आप लोगों के पास ऑप्शन है। भाई कमेंट करने का तो आप लोगों के पास ऑप्शन है ना। निम्नलिखित में से अर्धस्वर का कहलाता है। अर्धस्वर कौन सा होते हैं? अर्धस्वर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी या सी, कौन सा होगा? कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये को अर्धस्वर कहा जाता है, ये प्लस वे को अर्धस्वर कहा जाता है। ये दोनों अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। क्या है ये? अंतस्थ व्यंजन है। ये दोनों क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ये और वह दोनों को अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग के किससे संबंधित है? बताइए, महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग के किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है व्यंजन वर्ग के? व्यंजन वर्ग के पहले, दूसरे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मैंने बताया था महाप्राण किसे कहा जाता है? महाप्राण कहा जाता है किसे? का खा, दूसरे को। दूसरा महाप्राण है, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण। तो दूसरा और चौथा क्या होगा? दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए, क्योंकि कमेंट आपकी चली हुई है, कमेंट का ऑप्शन आपके लिए ऑन हुआ है। तो ठीक है, कमेंट करिए और बताइए, और क्लास को टाइम से लीजिए। टाइम से क्लास चलती है, टाइम टू टाइम आपको क्लास मिल रही है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। अब भाषा किसे कहते हैं? भाषा है अपने मन के विचारों को किसी को समझाना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों को समझाते हैं। क्या है? वह भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को किसी दूसरे को समझाते हैं या उसके विचारों को समझते हैं। तो भाषा की सार्थक, भाई देखो, अगर कोई भाषा होगी तभी तो उसे भाषा माना जाएगा जब उसे हम किसी दूसरे से बात करो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, वो कोई भाषा होगी, लेकिन आप कैसे मान लो भाषा है? भाषा का मतलब ही वो है कि जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को, अपने विचारों को समझा सकते हैं। भाषा एक माध्यम ही तो है। नहीं तो चुप रहना भी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चुप रह गए। क्या आप मेरे मन के विचारों को समझ सकते हैं चुप रहने पे? नहीं समझ पा रहे हो। अब समझने के लिए भाषा का विकास होना आवश्यक था, और भाषा उसे ही कहेंगे जिसके द्वारा हम अपनी कही गई बात को समझा सके या दूसरे की बातों को समझ सके। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, पद या ध्वनि। अगर मैं बात करता हूं तो जो ये आपका UPSSC में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें जो आंसर दिया है वो दिया हुआ है ध्वनि। कौन सा? ध्वनि। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दिया हुआ है। वैसे कई जगह पर शब्द को भी माना गया है, क्योंकि जब मैंने लिखा आम, आम एक शब्द है, सार्थक इकाई है, इसका कोई ना कोई अर्थ है। लेकिन अगर आप अगर आप आयोग की तरफ से देखते हैं तो आयोग ने इसका आंसर ध्वनि दिया है। क्या दिया है? ध्वनि। तो हम किसे मानते हैं? हम ध्वनि को ही इसका आंसर मान लेंगे, क्योंकि आयोग के साथ चलना है और हमें पेपर पास करना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, और उसने ध्वनि को माना है। अब ध्वनि को कैसे माना है? ध्वनि को उसने इसलिए माना है क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो एक ध्वनि है और आपकी समझ में आ रही है, तो इसका कोई ना कोई अर्थ होगा। वैसे इसका आंसर मेरे ख्याल से शब्द होना चाहिए था, शब्द होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने इसका आंसर सी माना है। क्या माना है? ऑप्शन नंबर सी को इसका आंसर माना है। अगर इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकता है और बता सकता है कि सर इस ये आंसर आपने गलत दिया है या इसमें ये त्रुटि है, उसको सही करने की कोशिश की जाएगी। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है?
है। फिर से वही आ गया, जिनके उच्चारण में हमारे मुख में कम घर्षण होता है, वायु कम निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। उच्चारण करिए, क ख ज्यादा हो गया तो ये क्या है, महाप्राण। ता था ज्यादा हो गया, महाप्राण। पा फा, फा में ज्यादा हो गया, महाप्राण। लेकिन अल्प प्राण होते हैं ये वाले, क्या होते हैं, अल्प प्राण। च अल्प प्राण में आता है, इसके उच्चारण में बहुत कम वायु निकलती है। अंतस्थ और उष्ण वर्ण कितने होते हैं, बताइए। अंतस्थ और उष्ण वर्ण कितने होते हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए 6, बी 8, सी 9 या डी 7। बताइए किसको लॉक कर दिया जाए। आप कमेंट करिए और हम लॉक कर देंगे इसको कि किसको लॉक कर दिया जाए। तो लॉक कराइए, किसको करना है, क्या 6 को कर दूं? तो मैं बता देता हूं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, ये रे ले और वे। जबकि उष्ण व्यंजन की अगर बात करता हूं तो उष्ण व्यंजन होते हैं श से और है। तो कितने हो गए, 4। तो 4 ये और 4 ये कितने हो गए, 8। तो उष्ण व्यंजन कितने हुए, उष्ण व्यंजन हो गए आपके दोनों को मिलाकर कितने हुए, 8। 4 और 4 कितने हुए, 8 हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा। मैंने कल आपको बताया था वर्ण विच्छेद कैसे होता है, हम कैसे वर्णों को अलग कर सकते हैं, उनका वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उनका वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। ठीक है ना, उनका वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, देखिए मैंने कहा था दे में हलंत लगाएंगे क्योंकि स्वर रहित हो जाएगा तो हलंत हो जाएगा, प्लस री। अब स्वर हलंत लगते ही स्वर अलग चला गया। गे में भी हलंत लगाएंगे और ए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घ क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण किसे कहा जाता है, बताइए। सघोष वर्ण निम्न में से किसे कहा जाता है। सघोष, फिर से वही आ गया। सघोष क्या होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होते हैं। तो पे तो पहला है, अघोष हो गया, क्या हो गया, पे तो वैसे भी पहला है तो अघोष हुआ, थे महाप्राण हुआ। ठीक है ना, सॉरी महाप्राणी अघोष। तो तीसरा, चौथा, पांचवा देखना है, पे फे बे, तो बे तीसरा हुआ तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे, इसे सघोष कहेंगे। उष्ण व्यंजन कौन सा है, उष्ण व्यंजन मैंने अभी आपको बताए थे कि उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी होती है। उष्ण व्यंजन की संख्या 4 होती है, शे और है कितनी होती है। तो कितने हो गए, 4 हो गए। इनमें से कौन सा है पूछा है, तो है इसके आंसर ही होगा। आंसर ही क्या होगा इसका, आंसर इसका है हो जाएगा। तो 16वां 17वां क्वेश्चन, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा, बताइए। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद। कल मैंने आपको वर्ण विच्छेद करना बहुत अच्छे से समझाया था। अब देखिए उद्यान का वर्ण विच्छेद कीजिए। उ बिल्कुल सही है, ऊ। हलंत नहीं लगेगा क्योंकि ये पहले से ही स्वर है, तो प्लस ये हलंत लगाएंगे, क्या करेंगे, हलंत इसमें लगा देंगे और ये को इसके साथ रखा हुआ है ये, क्योंकि यहाँ पे ये आधा है पहले से ही, ये पहले से आधा है तो ये पे नीचे हलंत है, इसीलिए उसको ये के साथ, सॉरी यहाँ पे दे आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे दे आ जाएगा। देखिए दे यहाँ पे आधा है, इसलिए यहाँ पे इसके साथ कोई स्वर नहीं है पहले से ही, इसलिए उसको ये के साथ जोड़ दिया गया था। उ प्लस दे प्लस ये। अब ये के साथ तो हलंत रखना होगा, ये पूरा है और इसमें क्या आ जाएगा, आ प्लस ने और ने के साथ हलंत और प्लस ए, क्या हो जाएगा, ए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी मिस्टेक है, क्या आप लोग बता सकते हो कि इसमें कौन सी मिस्टेक है, बताइए कि इसमें कौन सी मिस्टेक है, बताइए, कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन में आंसर तो सी होगा, कंफर्म हो गया, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक दी हुई है, क्या आप लोग बता सकते हो। मैं बताता हूं, ऑप्शन नंबर सी में न के नीचे हलंत नहीं दिया था,
हलंत नहीं दिया था, और यह के साथ भी हलंत नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? यह के साथ भी हलंत नहीं दिया है। ये इसमें छोटी सी मिस्टेक दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि ये टाइपिंग की दिक्कत ये होती है कि अपना जो एडिटर है वो इतना बड़ा एडिटर नहीं है कि यार सब कुछ कर सके, और आप लोगों के हाथ में है एडिटर और टीचर और हमें लाइव लाना। अब कमेंट कर दीजिए कि हमें सपोर्ट करोगे। सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आपको पढ़ाया अच्छा लगता है, आपको लगता है कि जितना पढ़ाया जा रहा है सब आपके काम का है, तो आपका कर्तव्य है हमें सपोर्ट करना। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो फिर हम कुछ नहीं कहेंगे भाई, बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेंगे। आप खाना खाने के लिए गए और आपको खाना अच्छा लगा, तो आप 4 लोगों को बताते हो यार वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिला है। लेकिन अगर खाना अच्छा नहीं मिलता तो फिर कोई बात नहीं करता उसके बारे में, सोचता है छोड़ो यार। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है हमारा पढ़ाया हुआ, तो ये आपका कर्तव्य है अब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना, ये आपका कर्तव्य है। नेक्स्ट, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, हिंदी भाषा का शुद्ध कुल कितने वर्ण होते हैं बताइए? हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं? नेक्स्ट, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी भाषा में 52 वर्ण होते हैं। मैंने बताया था 41 और 11, तो 2 और 5 52, कितने हो गए? 52। तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टै वर्ग से नहीं है? टै वर्ग में कौन शामिल नहीं है? बताइए, टै वर्ग में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? टै वर्ग में, टै वर्ग क्या होता है? टै, ठे, डे, ढे और न। इसे क्या कहते हैं? कै, तै, मैं क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। तो टै, ठे ये शामिल है, डे भी है, अणे भी है, लेकिन तै, थे, दे, धे ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन से है? बताइए, उष्ण व्यंजन कौन से है? उष्ण व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे नाक से गर्म वायु आती है, हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है और अधिक घर्षण होता है। तो शय, शय, शय और है। उष्ण व्यंजन क्या है? ये उष्ण व्यंजन होते हैं। कुल 4 होते हैं। टाइम की थोड़ी बाउंडेशन है, नहीं तो और अच्छे से कराने की कोशिश करता। आप लाइव लेकर आइए, मेरी गारंटी है भयंकर तरीके से कराऊंगा, बिल्कुल डिफाइन करके, एक एक क्वेश्चन को, एक एक वर्ड को पकड़ के। ठीक है ना? अब भी मैं कोशिश करता हूं कि सब कुछ आपको अच्छे से मैं बता सकूं। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए। हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? हिंदी में जिन वर्णों को उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? अघोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें अघोष कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अघोष कहा जाता है। ये राइट क्यों नहीं चल रहा है? पता नहीं क्या हुआ। चलो नेक्स्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह रेलवे व्यंजनों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कुल 4 होते हैं, उनका उच्चारण स्थान कुछ भी तय नहीं किया गया, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन में रखा गया है। वो आपको समझाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी कल क्लास होगी उसमें आपको ये सब कुछ बता दिया जाएगा अच्छे से। ठीक है, टॉपिक वाली क्लास में आपको बता दिया जाएगा। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि किसे कहते हैं? कौन सी है पार्श्विक ध्वनि? कौन सी है पार्श्विक ध्वनि? ले है। किस ध्वनि को पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है? ले को पार्श्विक ध्वनि भी कहा जाता है। ये सब अंतस्थ में आते हैं, लेकिन उसमें अर्ध स्वर भी आते हैं। ले को अलग से पार्श्विक ध्वनि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? बताइए। और जस्ट अभी अभी आपको बताया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है तो ले, ये रे, ले, वे अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ और तालव्य के योग से बना है और स्वर है, याद रखना क्या है? वो स्वर है जो कंठ और तालव्य के योग से बना है। कंठ से बना है ए और ऊ से बना है ऊ, तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। कंठ ओष्ठे से बोलेंगे तो कंठोष्ठे क्या हो जाएगा? ये कंठोष्ठे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंठ तालव्य कहा है,
कंठ तालव्य, कंठ और तालु से, तो ये कंठ ओष्ठ्य हो गया, ये कंठ ओष्ठ्य है। क्या है? ये कंठ ओष्ठ्य है। सॉरी, मैंने कंठ और ओष्ठ्य ही बोला है, लेकिन यहाँ कंठ और तालव्य पूछा है। कंठ और तालव्य, ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि कंठ तालव्य कहा है। कंठ से बनेगा ए और आ और प्लस ई, तालव्य बनेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। तो कंठ तालव्य से क्या बनेगा? ए बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी कंठ तालव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? जस्ट अभी अभी आपको बताया था, दोबारा से रिपीट हो गया है कि कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो कौन सा व्यंजन? ले, इसमें पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। सॉरी, मैं बहुत तेज से चल रहा हूं क्योंकि टाइम जो है लगभग 25 मिनट हो चुके हैं, अभी टाइम है। अब हमने टाइम से आगे निकल गए थोड़े से, तो अब धीरे से चलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, धीरे से चलते हैं। क्या करते हैं हम? धीरे से चलते हैं। तो देखते हैं भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। पहले मैं इसको ही देखूंगा। निम्नलिखित में से, सॉरी, ये देखिए, ये था कंठ और तालव्य। भाई कंठ में ए आता है और तालव्य में ई आता है, तो जब ए और ई मिलेंगे तो ए बनेगा। क्या? कंठ तालव्य बनेगा। अब टाइम हमसे आगे निकल जाएगा, टाइम को कम मत समझो। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? बताइए, ऊ किस प्रकार का स्वर है भाषा विज्ञान की दृष्टि से? मैंने आपको बताया था, ये अग्र स्वर है या पश्च स्वर है या फिर पश्च संवृत है, या सी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी पश्च संवृत होगा, विवृत होगा, अग्र संवृत होगा, अग्र विवृत होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पश्च संवृत होगा। कौन सा? पश्च संवृत होगा। ऊ। वे का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए, वे का उच्चारण स्थान कौन सा है? वे का उच्चारण स्थान क्या होगा? वे का उच्चारण स्थान दंत्य होगा, ओष्ठ्य होगा, दंत ओष्ठ्य होगा, या फिर कंठोष्ठ्य होगा? कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दंतोष्ठ्य। तो दंतोष्ठ्य दो स्वर होते, दो व्यंजन होते हैं, वे और फे, दोनों को कंठोष्ठ्य कहा जाता है। वे को भी और फे को भी ये कंठोष्ठ्य होते हैं। इसमें ऑप्शन में दिया है वे, तो वे को कंठोष्ठ्य कहा जाता है। वैसे ये रे ले वे, ये उष्ण, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन एक इसका अलग से नाम है, कंठोष्ठ्य भी से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंठोष्ठ्य। तो याद रखना कि वे को का उच्चारण स्थान दंत्य नहीं होता, गलत है। ओष्ठ्य भी नहीं होता, कंठोष्ठ भी नहीं होता, दंतोष्ठ्य होगा। क्या होगा? दंतोष्ठ्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे और फे दो है ऐसे इसमें, ठीक है ना? ठीक है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? बताइए, कौन सी ध्वनि निम्न में से महाप्राण नहीं है? सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई है और आज के लिए हम क्लास को यहीं रखेंगे, और उसके लिए सॉरी आज के लिए, ठीक है ना? हाँ, ये बोर्ड भी बंद हो गया है, तो क्लास का लास्ट चल रहा था। वैसे ही 27-28 क्वेश्चन हो चुके थे, तो आज के लिए सॉरी, लाइट चली गई है और अभी ये नहीं चल पाएगा सब कुछ, क्योंकि हम भी इतने बड़े नहीं है कि सब कुछ इंतजाम कर सके। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाने में हम लोग संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अब आपका कर्तव्य है हम लोगों को, आपके परिवार को बड़ा करना और लाइव हम लोगों को लेके आना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें समझोगे और हमारी मेहनत को समझोगे, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता आपको कि यहाँ पे खड़े होते हैं, सामने आते हैं और पढ़ा देते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, पानी की प्यास लग जाती है आधे घंटे में, इतना बोलना पड़ता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। वैसे हमारे पास अभी लगभग 2 मिनट है, हाँ 2 मिनट अभी हमारे पास है, तो हम लोग आपसे बात कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट तो आपसे बात करी जा सकती है ना। वैसे भी बोर्ड तो बंद ही हो गया है लाइट जाने की वजह से, शायद लाइट दोबारा भी आ गई है, लेकिन अब ये चलने में टाइम लेगा, ये 2 मिनट ले लेगा और इतने में आपकी क्लास का लास्ट टाइम हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें समझोगे, हमारी मेहनत को देखोगे। अगर आपको लगता है कि हम लोग मेहनत करते हैं, आपको पढ़ाने में, आपको समझाने में हम लोग मेहनत करते हैं, तो आप लोग हमें सपोर्ट करोगे, और आपके सपोर्ट की आवश्यकता है ताकि हम लोग आपको सब कुछ दे सके जो आप लोगों को पेड मिलता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। उसके लिए धन्यवाद दोस्तों, और क्लास लेने का शुक्रिया। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जितने आपके दोस्त हैं वहां तक पहुंचाइए, ताकि आपके परिवार को एक पुश मिल सके, एक सपोर्ट मिल सके, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपके सपोर्ट की, क्योंकि आप ही वो हो जो सब कुछ कर सकते हो। आप ही किसी को भी फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हो। हमने अपनी तरफ से मेहनत कर दी है, हमने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रखा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने सपोर्ट करते हो। तो आज के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।
फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। और बता देता हूँ मैं एक बार फिर से कि जो क्वेश्चन की क्लास है 28 तारीख के बाद 2-3 दिन मेरी क्लास नहीं होगी, और शायद 1-2 दिन मैडम की क्लास भी नहीं होगी। क्वेश्चन की थ्योरी क्लास रेगुलर मिलेगी। तो आज के उसके लिए सॉरी है, अभी से सॉरी बोल रहा हूँ, कुछ अर्जेंट काम है इसके लिए पहले से ही मैं सॉरी बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग कोऑपरेट करोगे उस बात में भी। तो धन्यवाद दोस्तों।